हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी लॉ की शिक्षा में। आज हम डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस बाय डिफरेंट थिंकर देखेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंटर रिलेशनशिप जुरिस्प्रूडेंस का किन किन चीज़ों के साथ हम कर सकते हैं। इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे उल्पियन के द्वारा दिया गया हुआ, ग्रे के द्वारा, सैलमन एंड और भी डिफरेंट ज्यूरिस्ट और थिंकर हम जिन्हें बोल सकते हैं, उनके द्वारा क्या क्या डेफिनेशन दिए गए हैं जुरिस्प्रूडेंस को लेकर। आइए पहला देखते हैं। पहला जो जुरिस्प्रूडेंस का डेफिनेशन जो दिया है वो उल्पियन ने दिया है। उल्पियन के अकॉर्डिंगली जुरिस्प्रूडेंस का मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब कानून का ज्ञान। ठीक है, जितना ज़्यादा आपके पास कानून का ज्ञान है वो सॉर्ट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है। और ही डिफाइन जुरिस्प्रूडेंस एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। उनके उल्पियन के द्वारा यह कहा गया कि जुरिस्प्रूडेंस हम एक ऑब्जर्वेशन को भी बोलेंगे ऑफ अ थिंग, ह्यूमन बीइंग के बारे में ऑब्जर्व करना, डिवाइन नॉलेज रखना और क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में बैलेंस रखना, और इसके आपका क्या ओपिनियन बनता है इस पे, ये चीज को ध्यान में रख के आपको जो नॉलेज गेन होगा वो जुरिस्प्रूडेंस होगा अकॉर्डिंग टू उल्पियन। सेकेंड वन इज अ ग्रे का डिफिनेशन है हमारे पास। ग्रे ने डिफाइन किया है जुरिस्प्रूडेंस को एज अ साइंस ऑफ लॉ, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल फॉलो बाय द कोर्ट्स एंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दोज रूल्स। ग्रे का कहना है कि जुरिस्प्रूडेंस एक साइंस है लॉ का, ठीक है, जो कि एक अरेंज होता है सिस्टमैटिक मैनर में, जिसको कोर्ट भी फॉलो करता है और डिफरेंट प्रिंसिपल के तौर पर, डिफरेंट रूल के तौर पर लोग भी फॉलो करते हैं उसको। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट वर्क में भी लिया जाता है, एक पर्टिकुलर वे में सिस्टमैटिक ढंग से काम, जिस चीज को हम लोग जिससे हम लोग करते हैं वो जुरिस्प्रूडेंस है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सैलमन का। सैलमन ने डिफाइन किया है जुरिस्प्रूडेंस को एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, कि मतलब जो भी अभी हम लोग देख रहे हैं, ज्ञान है हमारे पास कि भाई सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, उसके लिए पनिशमेंट हमारे पास आईपीसी का है, पर सैलमन का कहना है कि जो सिविल लॉ से रिलेटेड जो भी चीज इवॉल्व हुई है वो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल जुरिस्प्रूडेंस से ही आता है। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वही जुरिस्प्रूडेंस है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑस्टिन की। ऑस्टिन का कहना है कि जुरिस्प्रूडेंस एक फिलॉसफी है ऑफ पॉजिटिव लॉ, जिसमें हम बात करेंगे बस पॉजिटिव लॉ के बारे में कि क्या सोसाइटी में सही है, क्या सही हो सकता है, कैसे इसको और इनहेंस करें। तो जुरिस्प्रूडेंस को उन्होंने एज अ पॉजिटिव लॉ का फिलॉसफी बताया। नेक्स्ट हमारे पास है हॉलैंड की डेफिनेशन। हॉलैंड ने डिफाइन किया है जुरिस्प्रूडेंस को एज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। इसमें दोनों चीज जो है चीजें वो मिक्स है। जैसे कि हम अगर इससे पहले में देखें तो ग्रे ने जैसे डिफाइन किया था कि एक साइंस ऑफ लॉ है ये, ठीक है, उसी तरीके से अब हम अगर हॉलैंड की डिफिनेशन को देखें तो हॉलैंड क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मल साइंस है पुराना साइंस, और पॉजिटिव लॉ दोनों चीज जो है हॉलैंड में है। हॉलैंड ने जो डिफिनेशन दिया जुरिस्प्रूडेंस का मिक्स था, साइंस एंड पॉजिटिव लॉ। नेक्स्ट जो है हमारे पास डॉक्टर एलिन की डेफिनेशन है। उन्होंने डिफाइन किया जुरिस्प्रूडेंस को एज अ साइंटिफिक ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। साइंटिफिक तरीके से जो हम डील कर पाए, रूल्स को रेगुलेशंस को हम बना पाए साइंटिफिकली, दैट इज अ जुरिस्प्रूडेंस, राइट। अब हम लोग देखते हैं इंटर रिलेशनशिप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस विद अदर सोशल साइंस। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, पहला जो है हमारे पास वो जुरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स के बीच में रिलेशन है। बेसिकली एथिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी नॉलेज जिससे वो डील कर रहा है, सॉर्ट ऑफ स्टडी जो हम लोग ह्यूमन कंडक्ट और ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड करते हैं, दैट इज एथिक्स, ठीक है। दूसरा जो है बात की इथिक्स, बेसिकली हम ह्यूमन के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक डिफिनेशन है भाई लोग इथिक्स का, कि हम समाज के बारे में एक
इंसान कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे तो वो फिलॉसफी भी बोल सकते हैं, लेकिन इथिक्स में हम एक सोसाइटी को लेकर ज्यादातर चलते हैं। इसलिए इथिक्स और जूरिस्प्रूडेंस कैसे रिलेटेड है ये देखते हैं। ये क्लोजली रिलेटेड होता है मोरालिटी से, जो सोसाइटी का मोरालिटी है भाई, एंड पब्लिक ओपिनियन, इसलिए इथिक है वर्ड, ठीक है, which are dynamic concept varying from time to time and from people to people। क्योंकि सोसाइटी जो राम जी के समय में थी और अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मिडिल वे में भी देखें अगर हम लोग वो ब्रिटिशर के टाइम का, तो उसमें उससे लेकर अभी तक उसमें भी चेंजेस है बहुत, रूल्स भी चेंज हुए, लॉज भी चेंज हुए, लोग भी चेंज हुए, उनके ओपिनियंस भी चेंज हुए, राइट। तो मोरालिटी चेंज होती रहती है, इथिक्स लोगों के चेंज होते हैं। Public opinions and morals go on changing with social evolution, social culture and social development। ठीक है, तो वो तो चेंज होते रहता है, डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा वो लोगों का जो थिंकिंग है वो चेंज होता है। और बात करें तो ये जो है ना, ये जूरिस्प्रूडेंस जो कनेक्टेड है एथिक्स से, ये एक अलग, इसका अगर आप स्पेशल स्टडी करते हो तो ये सेपरेट ब्रांच ही हो जाता है इस चीज को लेकर, जिसको हम लोग एथिकल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। जूरिस्प्रूडेंस लास्ट पॉइंट जो है, which seeks to lay down the standard of idea for human conduct in terms of the law for the maintenance of public conscience। एक तरह से इथिक्स जो है वो आइडिया देता है कि किस तरह से ह्यूमन कंडक्ट को मेंटेन किया जा सकता है, क्या टर्म्स ला सकते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे उसको अच्छा किया जा सकता है। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो ऑफ कोर्स बेसिक है कि कैसे पढ़ना है, क्या कैसे सॉर्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस होता है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक वे में जो पढ़ते हैं हम लोग वही होता है जूरिस्प्रूडेंस। सो दिस वे जूरिस्प्रूडेंस एंड एथिक्स वो एक दूसरे से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है जो हमारे पास वो जूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो साइकोलॉजी जैसे हम लोग आप सभी लोग जानते हैं कि नॉलेज साइकोलॉजी जो है वो कंसर्न होता है क्योंकि कि ह्यूमन का ब्रेन कैसे काम कर रहा है, कैसे मेंटली जो है एक पर्सन एक्ट करेगा किसी चीज को लेके, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, उसकी मेंटल कैपेसिटी अभी क्या है, जो कि हम लोग वो उसमें देखे थे क्रिमिनोलॉजी में, जिसमें क्रिमिनल माइंड हम लोग पढ़ते हैं कि क्या किस हालातों में इसने वो काम किया होगा, या फिर क्या इसका ओपिनियन रहा होगा, किस मजबूरी होगी, या फिर इसको क्या बेनिफिट था, सीरियल किलर है एंड क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी काम आता है, ठीक है। और जूरिस्प्रूडेंस जो है एंड लॉ वो नेसेसरली कंसर्न्ड होते हैं विथ ह्यूमन कंडक्ट से, क्योंकि आप जो भी लॉ बनाओगे, जूरिस्प्रूडेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई, इंसान ही नहीं है, इंसान के लिए ही पढ़ रहे हैं, इंसान से रिलेटेड कुछ हम लोग बेनिफिट कर दे पाए, या फिर सोसाइटी में कुछ चेंज हो पाए अच्छा पॉजिटिव वे में, इसलिए पढ़ रहे हैं भाई, ये सब को कंपेयर करने की जरूरत पड़ रही है। तो इसी में फिर साइकोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डोमिनेंट रोल इन द स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, जैसे लिखा भी है। The relation between law and psychology have been supported by three main reasons से हम support कर सकते हैं कि law कैसे relate हो सकता है भाई psychology से हमारा। तो here it is, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला point, it enables a better understanding of evolution and development of law। एक बहुत अच्छे तरीके से वो बोलते हैं ना पैरेलल वे में लेके चलते हैं, ठीक है, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ लॉ और इवोल्यूशन जो है साथ साथ होता है। जैसे सोसाइटी में डाउरी पहले बैन नहीं था, दहेज लेना बैन नहीं था, पर अब है लॉ, उसके अगेंस्ट में रूल्स बनाई है, फिर भी डाउरी ली जाती है, पर सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है ना, लॉ में इन्हांसमेंट होता है। पहले सती प्रथा जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जिन लोग करते भी थे और उसको पॉजिटिव भी माना जाता था सोसाइटी में सॉर्ट ऑफ, है ना, पर उसको नहीं, गलत माना गया क्योंकि कुछ कुछ लोगों के माइंड चेंज हुए। सम टाइम लॉ पहले आता है फिर माइंड चेंज होता है, और कुछ समय ऐसा होता है कि लोगों का माइंड पहले डेवलप कर जाता है फिर लॉ बाद में आता है, राइट।
वैसे ही हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, इट प्रोवाइड अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर आइडेंटिफाइंग ऑफ लॉ विथ ह्यूमन नीड्स एंड सोसाइटियल नीड्स। सोसाइटी का क्या नीड है ये अच्छे से मेंटेन हो पाता है, ठीक, अच्छे से डिसाइड हो पाता है बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी, राइट, क्योंकि उससे हम सोशल इंटरेस्ट जान सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि इट प्रोवाइड ऑब्जेक्टिविटी टू द लीगल इंटरप्रिटेशन विच इज नीड ऑफ द आर्ट। सोसाइटी की क्या नीड है उस चीज को लेकर एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी देता है लॉ मेकर्स को, और प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या बोले एनालिसिस देता है कि भाई सोसाइटी में नहीं इतना पनिशमेंट रखेगा, इनफ, बहुत हीनियस क्राइम हो रहा है, इतना पनिशमेंट जरूरी है। तो कैसे पता चलता है? तो ये इंटरप्रिटेशन से पता चलता है और इसमें साइकोलॉजी हेल्प करता है। नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा इंटर रिलेशन, वो है जुरिस्प्रूडेंस एंड हिस्ट्री के बीच में। आइए इसे देखते हैं। पहला है कि भाई जुरिस्प्रूडेंस को हम लोग बिना हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस सॉर्ट ऑफ आज के प्रेजेंट के बारे में तो बात नहीं कर रहा। एक जुरिस्प्रूडेंस बात करता है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में कि कैसे भाई डिफरेंट स्कूल था, या फिर क्या क्या चेंज हुआ लेजिस्लेचर में, कैसे कैसे चेंज हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा आउटर हो जा रहा है जुरिस्प्रूडेंस के एम्बीट से, बट जुरिस्प्रूडेंस देखा जाए तो हिस्ट्री से डील तो करता है ना, इसलिए हिस्ट्री को हम लोग ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। बिना हिस्ट्री के एप्रिसिएट नहीं किया जा सकता लीगल सिस्टम को, ठीक है। हिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट in the proper perspective, and in order to understand and constitutional jurisprudence of a country it is necessary to look into its past history। किसी भी कंट्री का अगर आपको लॉ जानना है तो, और कैसे वो डेवलप हुआ, तो ऑफ कोर्स आपको उसकी पास्ट हिस्ट्री तो देखनी पड़ेगी। तो वो आप देखो और सॉर्ट ऑफ आप उसको ऑफ कोर्स रिलेट कर पाओगे जुरिस्प्रूडेंस के डेवलपमेंट से। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है कि द होल हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस जो है वो डिवॉल्व हुआ है बाय स्टडी ऑफ लॉ इन इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एंड कंट्रीब्यूटेड टू ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम इन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से इवॉल्व हुआ है, पर हिस्ट्री उन सब के पीछे में थी। तो ये थे कुछ थिंकर्स के डेफिनेशन अबाउट द जुरिस्प्रूडेंस, एंड कैसे कुछ सोशल साइंसेस को हम रिलेट कर पाए जुरिस्प्रूडेंस के साथ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड कीप सपोर्टिंग मी।